नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है क्योंकि भारत के लोग प्रतिभाशाली और युवा क्षमता से भरपूर हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच करेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। और केप टाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 9 विकेट पर 209 रन बनाए। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं लवली निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। Today, we are meeting for 2 special reasons. The inauguration of 11 medical colleges and the inauguration of the new building of the Central Institute of Classical Tamil. Thus, we are furthering the health of our society and making the connect with our culture stronger. Friends, medical education is one of the most desired streams for studies. The problem of shortage of doctors in India was well known, but there were not enough efforts to address this problem. Perhaps vested interests also did not let previous government to take the right decisions, and access to medical education remained an issue. चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और शेष राशि तमिलनाडु सरकार ने प्रदान की है। एक रिपोर्ट। नए चिकित्सा महाविद्यालय विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लुर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालुर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी जिलों में स्थापित किए गए हैं। इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना देश के सभी हिस्सों में सस्ती चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप है। नए चिकित्सा महाविद्यालयों में मेडिकल की 1,450 सीटें होंगी। चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर की स्थापना भारतीय विरासत की सुरक्षा और संरक्षण तथा शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके निर्माण पर 24 करोड़ रुपए की लागत आई है। समाचार कक्ष से अतहर सईद। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में 11 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन करना एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला दिन है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में हमारे देश में 387 चिकित्सा महाविद्यालय थे, लेकिन पिछले 7 वर्ष में ही इनकी संख्या 596 हो गई है। Ever since we have taken office, our government has worked to address this gap. In 2014, our country had 387 medical colleges. In last 7 years only, this number has grown up to 596 medical colleges. This is an increase of 54%. In 2014, our country had around
82,000 medical undergraduate and postgraduate seats. In last 7 years, this number has gone up to around 1,48,000 seats. This is an increase of about 80%. श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए हैं। In 2014, there were only 7 AIIMS in the country. But after 2014, the number of AIIMS approved has increased to 22. At the same time, various reforms have been undertaken to make the medical education sector more transparent. Regulations for setting up medical colleges and hospitals have been liberalized without compromise on quality. श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल के कुछ शब्द बोलने का अवसर मिलना उनके जीवन की सबसे सुखद क्षणों में से एक था। The new building of the Central Institute of Classical Tamil will make Tamil studies more popular. It will also give a wider canvas to students and researchers. I am told that the Central Institute of Classical Tamil intends to translate Tirukkural in various Indian and foreign languages. This is a good step. I have always been fascinated by the richness of the Tamil language and culture. One of the happiest moments of my life was when I got a chance to speak a few words in the world's oldest language, Tamil, at United Nations. पोंगल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तमिल अध्ययनों को डिजिटल और लोकप्रिय बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत की ओर बड़ी उम्मीद और विश्वास से देख रहा है। उन्होंने आज पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि भारत के युवा प्रौद्योगिकी की तरफ आकर्षित हैं तो वे लोकतंत्र के प्रति सजग भी हैं। आज के युवाओं के पास यदि कठिन परिश्रम करने की क्षमता है तो उनका भविष्य भी स्पष्ट है। इसलिए आज भारत जो कह रहा है विश्व उसे कल की आवाज मानता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के लोकतांत्रिक मूल्य अतुलनीय हैं। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है, भारत अपने सपनों से भी युवा है, भारत अपने चिंतन से भी युवा है, भारत अपनी चेतना से भी युवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के समय युवा पीढ़ी ने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में एक पल का भी समय नहीं लिया, लेकिन आज के युवाओं को देश के लिए जीवित रहना है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना है। श्री मोदी ने कहा कि अत्याचार के समय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जैसे युवाओं के बलिदान ने हमें आज भी प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि जब भारत को अपनी आजादी के लिए बलिदान की जरूरत पड़ती है तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष जैसे युवा क्रांतिकारी देश के लिए जीवन समर्पित करने के लिए आगे आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी देश को आध्यात्मिक पुनरुद्धार की आवश्यकता होती है तो अरविंद और सुब्रमण्यम भारती जैसे ऋषि आगे आते हैं। स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में उनकी जयंती बहुत ही प्रेरणादायक है। भारत मां की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। हम इसी वर्ष श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मार्च नहीं तो टोकेंगे,
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ऑक्सीजन नियंत्रण कक्षों को फिर से चालू किया जाना चाहिए। उभरते परिदृश्य में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उपाय करने को भी कहा गया है। श्री भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के टैंक पर्याप्त भरे होने चाहिए और सिलेंडर भरने के लिए निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए संयंत्रों की सुविधा को सुदृढ़ बनाया गया है, इसलिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पीएसए संयंत्र पूरी तरह चालू रहें। सरकार ने कहा है कि देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के अब तक 4,868 रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ओमिक्रॉन के कुल रोगियों में से 1,805 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 3,062 मरीजों का उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से एक व्यक्ति की मौत हुई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि 149 देशों में ओमिक्रॉन का पता चला है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 5,50,000 से अधिक रोगियों की पुष्टि हुई है। 115 लोगों की इससे मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड के टीके लगवाने के कारण ओमिक्रॉन से संक्रमित कम मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। एक मुख्य विषय WHO की तरफ से आया है, अगर वैक्सीनेशन नहीं किया हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है विज़ावी पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और इसके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा कंटिन्यूड फोकस ऑन वैक्सीनेशन बना रहे। साथ ही WHO ने यह भी बताया है कि सीवियर ओमिक्रॉन केसेस में थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन यानी कि ड्रग्स और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो अब तक कोविड का रहा है वही मान्य रहेगा। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि पिछले एक सप्ताह में देश में कोविड रोगियों की वृद्धि के साथ साथ संक्रमण दर में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर 2021 को संक्रमण दर 1.1% थी और अब ये 11.05 हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 19 राज्यों में इसके 10,000 से अधिक रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी के 13 राज्यों में इसकी संख्या 5 लाख से भी कम है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,94,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 60,400 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.01% है। अब तक 3 करोड़ 46 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 9,55,000 से अधिक लोगों का उपचार किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत के लोग प्रतिभाशाली और युवा क्षमता से भरपूर हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच करेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे और केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 210 रन पर ऑल आउट। उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। समिति के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक, पंजाब के सुरक्षा महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने समिति गठित करने के आदेश पारित किए।
विश्व भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार आयोजन में भाग लेंगे। आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत इसका आयोजन किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मकर संक्रांति पर वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन मौजूदा कोविड महामारी के दौरान अत्यधिक उपयोगी है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सोनोवाल ने लोगों से इस आयोजन में बड़ी संख्या में भागीदारी का आह्वान किया है। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की तरफ से मकर संक्रांति के दिन वैश्विक स्तर पर 75 लाख लोगों की सहभागिता से सूर्य नमस्कार आयोजित कर रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने परिवार के साथ मिलकर घर पर ही रहकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और देश को स्वस्थ रखने के हमारे संकल्प को बल दें। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि पिछले वर्ष जनवरी से पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है। नई दिल्ली में आज जनरल नरवणे ने कहा कि उत्तरी सीमा पर भारतीय सेना ने उच्च स्तर की तैयारी की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना चीन की सेना के साथ वार्ता की प्रक्रिया में शामिल रही। जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सेना ने सीमा पर मौजूदा स्थिति में एकतरफा बदलाव के चीन के प्रयास का करारा जवाब दिया है। सेना प्रमुख ने कहा कि उत्तरी सीमा पर ढांचागत विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनरल नरवणे ने कहा कि पश्चिमी सीमा पर आतंकियों की मौजूदगी बढ़ी है। There is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. नागालैंड में गोलीबारी की घटना पर सेना प्रमुख ने कहा कि इस बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 4 दिसंबर को नागालैंड के ओटिंग में हुई गोलीबारी की घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत की म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों की तैनाती बढ़ाने की योजना है। केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 209 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। भारत को पहली पारी के आधार पर 14 रन की बढ़त हासिल है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 223 रन बनाए थे। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लोगों में भाईचारा, उनके जीवन में खुशी और समृद्धि की कामना की है। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये सभी त्योहार प्रकृति और कृषि के साथ मानव के अटूट संबंधों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार देश की विविधता में एकता का प्रतीक भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। शरणागत तुमी स्वागत एसो एसो हे महामानव। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। 1863 में कलकत्ता में जन्मे विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1886 में भिक्षुक बन गए। भिक्षु संकल्प लेने के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा गया।
पश्चिमी जगत को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। भारत के इस अज्ञात भिक्षु को 1893 में शिकागो में धर्म संसद को संबोधित करने के बाद व्यापक यश और प्रसिद्धि मिली। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. ब्रह्मरूपमादिमध्यशेष सर्वभाषकम् भावशतकहीनरूपनित्यसत्समन्त्रयम्। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा देश में कई मठों की भी स्थापना की, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हावड़ा जिले का बेलूर मठ है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण का मुकाबला करने, समाज सेवा और लोगों को एकजुट करने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनकी स्मृति में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन से आरंभ होने वाला सप्ताह राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में जाना जाता है। येन कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम् बुद्धिभाष साक्षी रूप सर्वकर्म भाषणम्। आधुनिक भारत के महान देशभक्त संत और युवाओं की इस प्रेरक शक्ति ने मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में अंतिम सांस ली। आज ही के दिन हम महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 12 जनवरी 1934 को शहीद हुए थे। जब वे 1916 में बरहामपुर कॉलेज से स्नातक कर रहे थे, वे अनुशीलन समिति में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अध्यापन शुरू किया और मास्टर दा कहे जाने लगे। उन्होंने शरद चंद्र बोस और चित्तरंजन दास के साथ काम किया। उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आया जब वे अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के लिए 1926 से 1928 तक 2 वर्ष के लिए जेल भेजे गए। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान, हासि मुखे पड़लो फांसी, जानलो शिखा निर्वाण। जेल से रिहा होने के बाद सूर्यसेन ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को निशाना बनाने का मिशन शुरू किया। उनकी योजना चटगांव में 2 बड़े ब्रिटिश शस्त्रागारों पर कब्जा करने और इन हथियारों को क्रांतिकारियों में वितरित करने की थी। व्यापक विचार विमर्श और योजना के बाद 18 अप्रैल 1930 की रात्रि में सूर्यसेन और उनके क्रांतिकारियों ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ संपर्क काट दिए और चटगांव आने वाली रेलगाड़ियों के मार्ग में व्यवधान डाला, लेकिन शस्त्रागारों पर कब्जा करने के बावजूद क्रांतिकारी गोला बारूद पाने में असफल रहे। गोला बारूद और हथियारों के बिना ब्रिटिश साम्राज्य को खुले युद्ध में चुनौती देना संभव नहीं था। इसके बाद क्रांतिकारी चटगांव पहाड़ियों में चले गए। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में
80 अंग्रेज सैनिक मारे गए। नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान बता दिया। सूर्यसेन को फांसी की सजा सुनाई गई। 12 जनवरी 1934 को फांसी से पहले उन पर निर्मम अत्याचार किए गए। उनकी हड्डियां और हाथ पैर क्रूरता से तोड़ दिए गए और नाखून खींच लिए गए। इन असहनीय यातनाओं के बावजूद सूर्यसेन का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। फांसी के पहले अपने साथियों के नाम अंतिम पत्र में मास्टरदार ने लिखा, मौत मेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरा मन मस्तिष्क शाश्वत सत्य की ओर उड़ान भर रहा है। ऐसे सुखद और शांत क्षणों में मैं आपके लिए क्या विरासत छोड़ूं? केवल एक चीज, मेरा सपना, स्वतंत्र भारत का मेरा सुनहरा स्वप्न। 18 अप्रैल 1930 का दिन, चटगांव में पूर्वी विद्रोह का दिन कभी भुलाया नहीं जाए। अपने हृदयों में लाल अक्षरों में उन देशभक्तों के नाम लिख लें जिन्होंने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यही संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाए रहने के आसार है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में बादल छाए रहने का अनुमान है। श्रीनगर में तापमान 0 से 2 डिग्री कम और 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के आसार हैं। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल और अगरतला में सवेरे कोहरा छाए रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है क्योंकि भारत के लोग प्रतिभाशाली और युवक क्षमता से भरपूर हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच करेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। और केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 210 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।